नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल द साइंस मीडिया लिमिटेड एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2015 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन ए है लैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है आंतरिक निषेचन। तो बताइए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो सभी को जानते हैं कि वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन का परिभाषा ही है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। समझ गया ना, इसमें केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। समझ गया ना, अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन पूछे तो उसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन उसमें नर और मादा की दोनों की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में केवल एक जीव ही भाग लेते हैं। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ऑप्शन ए है ईस्ट में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि मुकुलन जनन किस में होता है। तो सभी को जानते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट में मुकुलन जनन होता है। और इसके अलावा हम बता देते हैं कि मुकुलन जनन आपसे पूछे, मुकुलन जनन आपसे पूछे, समझ गए ना, मुकुलन जनन आपसे पूछे तो मुकुलन जनन किस में होता है। तो हाइड्रा में पहला होता है, हाइड्रा, समझ गए ना, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, स्पंज में होता है। समझ गए ना। तीसरा, ये तीनों में कैसा होता है तो मुकुलन जनन होता है। समझ गए ना, याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 46। तो बताइए कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सभी को जानते हैं कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। समझ गया ना। युग्मक देखिए बता देते हैं, आपको हेप्लॉइड यहाँ पूछ रहा है। समझ गया ना। युग्मक मीन्स क्या होता है, युग्मक, युग्मक मतलब एन इज इक्वल टू हेप्लॉइड होता है। समझ गए। हेप्लॉइड मतलब आधा। समझ गए। तो जैसे पूछे युग्मक, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या एन इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। और आपसे पूछते कि युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, युग्मनज, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पूछ दिया, यानी कि 2n इज इक्वल टू कितना होगा, 46 हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा, ये भी बहुत भी आई है। समझ गए, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि अंड प्रजक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजक है, यानी कि अंडे देने वाले जीव को अंड प्रजक कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडे को जन्म देता है, अंडे देता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को सब जानते हैं कि मुर्गी जो है अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, सभी को जानते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है द्विगुणित है, बताइए। द्विगुणित यानी कि 2n है, बताइए कौन है 2n। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है पराग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो अभी हम आपको बताइए कि युग्मनज कैसा है। युग्मनज जो है, हम आपको अभी ये बताइए कि युग्मनज कैसा है। युग्मनज जो है 2n है। 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। समझ गया ना, युग्मनज 2n हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, युग्मनज 2n है। समझ गए, डिप्लॉयड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस फल में बीज चोल खाया जाता है, बताइए। किस फल को का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए है जायफल, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है शरीफा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लीची होगा। लीची का बीज चोल खाया जाता है। समझ गया ना। और बाकी का सबका कैसे क्या चीज़ खाया जाता है। तो इस तरह से इसका हो गया राइट आंसर। समझ गए। बीज चोल किसका खाया जाता है, तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। लीची के अलावा आपसे पूछ सकता है कि बीज चोल किसका किसका खाया जाता है ना। तो देखिए किसका किसका बीज चोल खाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है बीज चोल, समझ गए ना, इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो लीची का खाया जाता है, लीची। इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं। लीची हो गया, शरीफा हो गया, शरीफा हो गया, और जायफल हो गया, जायफल हो गया, जायफल। ये सब की कैसा खाया जाता है, ये सब का भाग जो है जायफल, ये सारे के सारे बीज चोल खाए जाते हैं। ये सब के समझ गए ना, जितने भी फल होते हैं इसका बीज चोल खाया जाता है, मध्य भाग खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या नंबर है, अगला प्रश्न है 7वां नंबर। अगला प्रश्न 7वां नंबर क्या कहता है, ईसीओ आर आई एंजाइम का स्रोत है, बताइए। ईसीओ आर आई इको आर आई एंजाइम का स्रोत है, बताइए क्या है। बैम एच आई है, इको कोलाई है, और या ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी हिंड ट्रिपल आई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ना, इकोलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए ये भी बहुत भी आई है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक है, बताइए SO2 का प्रदूषक का सूचक कौन माना जाता है। शैवाल, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक माना जाता है, किसका सूचक माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन। SO2 किसका सूचक माना जाता है, तो लाइकेन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए है अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी है पेट में, ऑप्शन सी है थाइमस में, ऑप्शन डी है यकृत में। तो सभी कोई जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट होता है ना, ये लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। ये टी लिम्फोसाइट WBC का भाग है, समझ गए ना। ये WBC का भाग है, WBC का होता है ना, कन्मय और कन्मय दो भाग में भाग जाता है, भागों में बढ़ जाता है। तो कन्मय के ये दो पार्ट्स है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट होता है, समझ गया ना। तो इस तरह से इसका दो भाग, और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा, समझ गए। दोनों का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है शहद का निर्माण करता है, बताइए शहद का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए है नर मधुमक्खी, ऑप्शन बी है रानी मधुमक्खी, ऑप्शन सी है कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए कि शहद का निर्माण कौन करता है। तो सभी को जानते हैं कि शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, वीर्य को किस में हिमकृत किया जाता है, बताइए। वीर्य जो होता है उसको किस ताप पर हिमकृत किया जाता है, किस में रखा जाता है, समझ गए ना। जैसे हिमकृत का मतलब हुआ ना कि बहुत दिन तक रखना, किसी भी स्पर्म का होता है ना, तो उसको बहुत लंबे समय तक रखना होता है। तो किस चीज़ में रखा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी है बर्फ, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन। माइनस का डिग्री पे तो रखा जाता है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, और पर माइनस में रखा जाता है, समझ गए ना। इसे लंबे समय तक रखा जाता है, जो सैनिक वगैरह होता है ना उनका स्पर्म को रखा जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए ना। ऑप्शन ए है अस्मट, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है रानीखेत। तो सभी को जानते हैं कि मुर्गिया में एक मात्र बीमारी होता है, जो क्या होता है, रानीखेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आज का, अगला प्रश्न देखेंगे क्या नंबर, अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनो कहलाता है, बताइए। कहता है ना प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या कहलाता है, फ्यूजेजन। यहाँ गलत लिखा हुआ, फ्यूजेजन नहीं होगा, यहाँ फ्यूजन होगा, समझ गया ना। फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, समझ ना। ऑप्शन ए है, देखिए सुनिएगा, तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है PEG, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि प्रोटो कल्चर जो होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, वो किया जाता है ना फ्यूजेन का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना, PBG हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अगला प्रश्न 14 नंबर, 14 नंबर देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, बताइए। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है ऑन्कोजिन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है विषाणु। तो बताइए कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। तो सभी को जानते हैं कि वायरस के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, और इसके जीन को, इसके जो जीन होता है उसको ऑन्कोजीन कहा जाता है, समझ गए। इसका जो वायरस होता है, कैंसर के वायरस जो होता है उसे ऑन्को वायरस कहा जाता है, इसी उसी के नाम पर ऑन्कोलॉजी उसके अध्ययन को कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ना कि इडली एवं डोसा, देखिए सॉरी फॉन्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव
के प्रयोग से बनाया जाता है। इडली और डोसा जो बनाया जाता है ना, तो एक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। वो सूक्ष्म जीव क्या होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन डी है ईस्ट। तो बताइए कि आटा जो बनाया जाता है ना, इडली और डोसा बनाने वक्त किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो इस सभी को जानते होंगे कि ईस्ट का उपयोग किया जाता है। समझ गया ना? चलिए, दही बनाने में पूछता है तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पूछ रहा है आटा बनाने में, तो इसका राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? बताइए, टीआई जो प्लाज्मिड है किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरिया ट्यूब्रोफेसिन्स, ऑप्शन बी है इकोलाई में, ऑप्शन सी है बी कोलाई, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो सभी को जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरिया में पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एगारोज किस में पाया जाता है? एगारोज एक होता है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, ये बहुत बड़ा योगदान देता है। ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है एगारोज, समझ गए ना? तो इसका देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्रीय घास से, मक्का से, साइकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हो कि एगारोज समुद्री घास से ही प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और एगारोज एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये एक जीव होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में अहम भूमिका निभाता है। समझ गया ना? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यौन संचारित रोग है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है यौन संचारित रोग? ऑप्शन ए है खासरा, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है गोनेरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो सभी को जानते हैं कि यौन संचारित रोग क्या है? गोनेरिया जो है एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। बाकी टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, खासरा हो गया, ये सब यौन संचारित रोग नहीं है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बताइए अनुवांशिक कूट जो होता है उसमें कितना कूट पाया जाता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 64 कूट पाया जाता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न करता है वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्ण अंधता यानी कि बोले तो कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग को नहीं पहचान पाता है? ऑप्शन ए है लाल तथा पीला, ऑप्शन बी है लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन सी है नीला तथा हरा रंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब किसी व्यक्ति को वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो वो लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। बताइए ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रतिपादन किया था या इसका खोजा था? इसके बारे में सबसे पहले बताया था ओपेरॉन के बारे में। ऑप्शन ए है वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी है रीनरबर्ग ने, ऑप्शन डी है जैकब तथा मोनार्ड ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि ओपेरॉन मॉडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैकब तथा मोनार्ड ने सबसे पहले ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है एकिडन है। बताइए एकिडना है, एकिडना क्या है? योजक कड़ी है, ऑप्शन बी है अवशेषी अंग है, या विलुप्ति कड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि एकिडना जो है वो क्या है? तो एकिडना एक प्रकार का योजक कड़ी है। समझ गए ना? दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए है ड्रोसेरा नेफेंथिस, ऑप्शन सी है एयर बिदोनो, ऑप्शन डी है हाइड्रिला। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कीटभक्षी पौधा है? तो सभी को जानते होंगे कि ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों एक प्रकार क्या है? कीटभक्षी पौधा है। समझ गया ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका पूरा नाम हो गया, ऑप्शन सी है एंड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण एलएच हार्मोन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मानव रुधिर ए बी वर्ग में है। ए बी वर्ग में क्या क्या चीज होता है? तो देखिए बता देते हैं इसके बारे में।
देखिए इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बताते थे, बहुत बार पूछा गया है, समझ गए ना। इसके बारे में जान लीजिए एक बार। देखिए क्या क्या होता है ना, एक होता है ब्लड ग्रुप, समझ गए ना। यहाँ हो गया क्या, ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हो गया ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, समझ गए ना। ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे एंटीजन हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा, एंटीजन, यहाँ एंटीबॉडी हो जाएगा, समझ गए, एंटीबॉडी हो जाएगा, एंटीबॉडी। तो देखिए ब्लड हो गया, ए का पहला हो गया ए ब्लड ग्रुप, तो ए का एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एंटीबॉडी पूछेगा आपसे, तो ए का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी का एंटीजन क्या हो जाएगा, तो बी का एंटीजन बी हो जाएगा, और एंटीबॉडी पूछेगा तो एंटीबॉडी इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए ना। ए बी क्या, आप इसी तरह से आपसे ए बी का पूछ सकता है, तो ए बी का एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी का एंटीजन ए बी हो जाएगा, और एंटीबॉडीज कुछ नहीं, नील होता है, समझ गए ना, कुछ नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ भी आपसे पूछ सकता है, ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन नहीं पाया जाता है, नील रहता है यहाँ पर भी। और एंटीबॉडी जिसका पाया जाता है, एंटीबॉडी ए बी होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी बी होता है। और ब्लड ग्रुप आपसे दो ही को पूछेगा, ए बी और ओ को पूछेगा, समझ गए ना, कि ये पूछ देगा कि ए बी का एंटीजन होता है क्या होता है, तो ए बी का एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडी कुछ नहीं पाया जाता है, नील होता है। ओ का एंटीजन पूछ देगा तो ओ का एंटीजन कुछ नहीं होता है, केवल एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है। तो इस तरह से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन में था ना, कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है एंटीबॉडी उपस्थित रहता है, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है, ऑप्शन डी एंटीबॉडी बी उपस्थित रहता है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए बी में क्या एंटीजन उपस्थित रहता है, एंटीजन कहाँ है, देखिए एंटीबॉडी है, एंटीजन तो दिया ही नहीं, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है ना। इसमें ए बी में क्या होता है कि एंटीजन उपस्थित रहता है और एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित कहाँ दिखा रहा है, एंटीबॉडी उपस्थित, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, बताइए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सभी को ये जानते हैं कि गोल्डन राइस में विटामिन बी विटामिन ए पाया जाता है, समझ गया ना। गोल्डन राइस में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, समझ गया ना। और यदि जो आप जैसे कि धान होता है ना, तो धान इसे रहता है ना, तो अब यदि जो धान को छोड़ते हैं तो उसमें विटामिन बी 12 की मात्रा में कमी आती है, समझ गए, उसकी मात्रा खत्म हो जाता है जब देखिए धान को छोड़ा जाता है, समझ गए ना। हम इसलिए बताना चाह रहे थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मेंडल ने प्रभावित किया था, बताइए मेंडल ने प्रभावित किया था, यह नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था। ऑप्शन ए है सहलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, आनुवांशिकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं कि मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है और इस प्रकार उन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था बाबू। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। कहता है मिट्टी में उपजाऊ बनाने में सहायता होता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन बी है जैविक खाद, ऑप्शन डी है ईस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। तो सभी को जानते हो कि जैविक खाद का जो हम ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारा भूमि जो है बहुत बेहतरीन प्राप्त होगा। तो इस तरह से आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होता है, आज का क्लास। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार वीडियो बनाते रहे, इससे बेहतरीन वीडियो आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी तो हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।